हमारे साथ इस समय राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार के बजट में एक दूरगामी योजना जरूर नजर आती है, लेकिन एक शिकायत साथ में सुनाई दे जाती है कि जिसे आज राहत चाहिए वो क्या करे। ये जरूर दिखाई दे जाता है कि हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी जब कहा जाता है तो समझ नहीं आता कि इन दोनों में किस तरीके से हम फर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत करके हम ये चीजें हम एक एक करके समझें। सर जी ज़रूर श्वेता जी, नमस्कार। और आप बताइए कि सबसे पहले तो मुझे निवेदन ये करना है कि ये बजट जो है वो दूरगामी तो है ही है, मगर एक ऐसे भारत के निर्माण की एस्पिरेशन करता है, कैसे भारत की निर्माण की कल्पना करता है जो कि दुनिया में सबसे अग्रगणीय हो और उसमें उस दुनिया में हमारे जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हो उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे जितने निजी लोग हैं, जितने आम लोग हैं, उनको सशक्त करके, सक्षम करके, पढ़ा के उनका शिक्षा को बेहतर करके और उनके स्किल्स को बेहतर करके उनको भी उसमें उनका रोज़गार उसमें जनरेट कर सके और उनको फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसमें सिर्फ और दूसरी चीज़ ये कहना है कि दूरगामी होने के नाते जो साथ साथ ये जो अभी फ़ौरन हमारे जो सामने चैलेंजेस उठ के आए हैं, उभर के आए हैं इस पैंडेमिक के होते, जो मतलब एक 100 साल में से भी ज़्यादा बड़ी एक पैंडेमिक जो हमारी हुई है, उसमें जो हमारे चैलेंजेस निकल के आए उनको भी उनको भी अपने ध्यान में रखता है इस बजट में, क्योंकि उसी की वजह से ये हुआ है कि जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात हुई है, जिसमें कि होटल हैं, ढाबे हैं, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें जो उनको मार पड़ी है और उसके लिए उनको 50,000 करोड़ जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन, क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के अंतर तहत उनको दिया गया और कहा गया कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। उसी को देखते हुए जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि 12 से लेके 250 चैनल हो जाएंगी जिनसे कि बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल सके। और उसी को नज़र रखते हुए ही आपने देखा था कि कैसे पिछले साल जो है वो खाद्यान्न की पूर्ति कराई गई। तो ये बजट जो है वो एक संतुलित बजट है। ये ना तो सिर्फ दूरगामी है, ना सिर्फ जो है वो ये कहा जाए कि एक पॉपुलिस्ट बजट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ सराहनीय है इसमें, वो ये है कि सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अरे भाई ये तो चुनाव के बीच में बजट आया है तो इसका इस्तेमाल चुनाव में बढ़ाने के लिए होगा। बिल्कुल अलग अपने देश की जो हमारे राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट हैं, जो राष्ट्रीय हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने के लिए बजट बनाया गया है। और मेरे ख्याल में इसलिए मुझे तो लगता ये है कि इसको आने वाले दिनों में इसको कई बार हम लोग इसकी तरफ देखेंगे कि इसने एक ऐसी नींव डाली है जिससे कि हम सही रास्ते पर अपने देश को आगे बढ़ा सकें। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये इतने सालों तक ये असमंजस रहा कि क्या इसमें लीगैलिटी है या नहीं, लेकिन उस लीगैलिटी को बताने से पहले अगर हम उस पर टैक्स लगा देते हैं तो क्या ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट भी हो जाता है कि हाँ ये लीगल है? हाँ, हो ही जाता है। आप उसी चीज़ पे टैक्स लगा सकते हैं जो कि मतलब आप समझते हैं कि चलेगी या चल रही है। और साथ में जो बड़ी चीज़ ये है कि टैक्स इस दर पे लगाया गया है कि इससे लोगों को ये भी कहा गया है कि भाई सावधानी बरतिए। इसमें ये ना समझिए कि बिल्कुल जो है वो एक विंडफॉल गेन हो जाएगा और जो बस में पैसा नाप शनाप लगाइए। तो ये अच्छी चीज़ की गई। दूसरा ये कि जो 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है उससे ये होगा कि पूरी की पूरी हमें सूची मिल जाएगी कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और ये इस बात का द्योतक है कि सरकार अब एक अच्छी रेगुलेटरी स्कीम इसके लिए लाएगी, जिसको कहते हैं कि सारे एक्सचेंजेस और ऑन रैंप ऑफ रैंप वगैरह जो सारे ट्रांजैक्शन है वो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मगर ये भी बात समझ में आ गई कि एक ये नई उभरती हुई एसेट क्लास है और एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कहते हैं ना वो कांट पुट द जेनी बैक इन द बॉटल, तो वो रुक भी नहीं सकती थी। तो इसके लिए ये सरकार इस बात को समझती है कि इसको हमको टैकल करना पड़ेगा और ये जो यथार्थ सामने है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाए हैं।
आरबीआई की डिजिटल करेंसी क्या इस तरफ एक संकेत है कि आने वाले दिनों में हम पेपर की जगह हम सब कुछ बस डिजिटल ही देख सकते हैं? क्या इसमें लोग संकेत भी देखें? अगर ये संकेत नहीं है तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है और कितनी अलग है? ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। और ये जैसे कि सिंगापुर में इसका चलन अब शुरू हो गया है और बाकी मुल्कों में भी अभी एक स्टडी आई थी कि कोई 26 देशों में इस पर जो है वो काम हो रहा है। और वो ये है कि हम रफ्तार अब धीरे धीरे जो है वो सारे ही देश जो है वो डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और इसमें यह है जो हमें रिजर्व करेंसी के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है, जिसको सीनियरेज कहते हैं, जो डॉलर जैसे जो रिजर्व करेंसी है उसका देश कमाता है, वो बहुत कम हो जाएगा। और इससे अगर हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है सॉफ्टवेयर का, और अगर हम इसको ठीक से अगर हम बनाएंगे और आगे चलाएंगे तो इससे ये हो जाएगा कि हम लोग डिजिटल रुपी का जो इस्तेमाल होगा उससे हम लोग जो ये पेपर करेंसी है उससे हटकर डिजिटल में आ जाएंगे। तो उससे एक जो ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। कहीं और दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें भी हमें काफ़ी सहूलियत होगी। मगर बिल्कुल फ़र्क है क्रिप्टो करेंसी से ये डिजिटल करेंसी। और एक समय पे आगे जाके कहीं पर इनमें कुछ समन्वय होगा तो वो आगे की बात है, वो देखा जाएगा। राजीव जी, आलोचना के एक और विषय खड़ा हो जाता है कि सवाल उठ रहे हैं कि पिछली बार कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इस बार और ज्यादा सड़कों पर हमने युवाओं को देखा रोजगार की चिंता में, और अब 60 लाख का वादा किया जा रहा है। तो ये पिछली बार से हम आउटलुक को थोड़ा सा नीचे होता हुआ सरकार के लक्ष्य को देख रहे हैं, या फिर हम ये समझ रहे हैं कि ये अतिरिक्त है? और अगर अतिरिक्त भी है तो ये कुल मिलाकर मिलेंगे कब लोगों को? देखिए, ये जो 60 लाख रोजगारों की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, नौकरियों की बात है, वो तो जो 14 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनी है उनसे आने वाली एडिशनल एम्प्लॉयमेंट है। और एडिशनल रोजगार होंगे, तो ये बात है। और ये जो है वो इस बात पे मुनस्सर है, इस बात पे निर्भर है कि वो इन 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम कैसे कैसे आगे बढ़ती है। इसका रिस्पांस इतना अच्छा हुआ है कि आज उन्होंने 19,000 करोड़ एडिशनल दिए हैं सोलर पावर के लिए, क्योंकि उसमें बिड्स इतनी अच्छी आई। और बाकी सब क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस प्राइवेट सेक्टर से आया। तो मुझे यकीन है कि अगले 3-4 साल में ये नौकरियां और इससे ज़्यादा शायद इसमें जो है वो ज़रूर बनेंगी। मगर जो बाकी रोज़गार की बात है उसमें देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा होता है तो उसका बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में रोज़गार बनता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर हो जाता है तो उससे हमारी कंपनीज की कॉस्ट कम हो जाती हैं, लागत कम हो जाती है, जिससे कि वो अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं, वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसमें रोज़गार बढ़ता है। उसके बाद जो फिर हमारी जो इससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से जो हमारी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स बनती हैं, उससे एक सीमलेस फैसिलिटी आती है, उससे भी रोज़गार बढ़ता है। तो दोनों सप्लाई साइड और डिमांड साइड, क्योंकि जब उसमें रोज़गार बढ़ते हैं तो जाहिर है कि उससे कंजम्पशन बढ़ता है, फिर उससे भी एक वर्चुअल साइकिल जो शुरू होती है, उससे रोज़गार बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिलेगी और रोज़गार बढ़ेगा। मगर बात यही है कि रोज़गार बढ़ने से ही हम लोगों को जो हमारी इक्विटी की बात है, इक्विटेबल की बात है, उससे हमें उसमें कुछ सहायता मिल पाएगी। सिर्फ जैसा कहा जाता है। और फिर दूसरी चीज़, आपने इस बजट में देखा होगा कि शिक्षा क्षेत्र का जो एलोकेशन है, अनुदान है, वो 1 लाख करोड़ से अब ज़्यादा कर दिया गया है। तो उससे भी हम लोगों को जो है वो रोज़गार के काबिल बनाने में हम लोगों को मदद मिलेगा। तो इस बजट का तो मेरे ख्याल में एक अच्छा लक्ष्य, एक अच्छा फोकस रोज़गार पे रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब एक बार हमारा निजी निवेश बढ़ जाएगा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार जो है वो निजी निवेश को बढ़ाने से ही जो है वो उस पर ही मतलब निर्भर है कि जब वो बढ़ेगा तभी एक वर्चुअल साइकिल शुरू होगी और
पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो तो सिर्फ उसका एक सहायक है। तो वो अगर हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि रोजगार हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए।